बेटा नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। हमें ईथरों का ही निर्माण करना है, बशर्ते इस बार हम लोग ईथर का निर्माण करेंगे विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा। सबसे पहले चेक करते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि में हमें रिएक्शन किस हिसाब से लिखनी है। मैं एक जनरल रिएक्शन आपके सामने लिखे देता हूं, देखो क्या है। आपके पास कोई भी प्राइमरी एल्कोहल ले लेना है। अब प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OH, जहां R एल्किल ग्रुप रहेगा। अगर मेरे पास कोई भी प्राइमरी एल्कोहल है तो मैं सबसे पहले उसकी अभिक्रिया किससे कराऊंगा, सोडियम से। अच्छा, सोडियम से अभिक्रिया कराने पर होता क्या है, सोडियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट सोडियम हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है। अगर हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटाएगा बेटा तो हाइड्रोजन को आप H नहीं लिख सकते अकेले, यहां जरूर H लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि H O के साथ कनेक्टेड है विद सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं इसी H को यहां लिख देता हूं तो बेटा हाइड्रोजन परमाणविक रूप में स्थायी नहीं होता है, यह हमेशा अपने अणु को बनाने की कोशिश करता है और हमको यहां लिखना पड़ेगा H2। अब बात आएगी सर जी यहां से हाइड्रोजन तो एक हटा था, आपने H2 लिख दिया, तो फिर एक काम कर सकते हैं, इस जगह पे हाफ H2 लिख सकते हैं। 2 को कैंसिल कर देगा, हाइड्रोजन केवल बचेगा। अभी सोचने वाली बात है, सोडियम ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटाया ना, तो सोडियम खुद उसकी जगह बच जाएगा R सिंगल बॉन्ड ONA। अगर मैं इसकी बात नाम करूं तो इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। अभी बात होगी कि एल्कोक्साइड क्यों इसका नाम कहा गया। बेटा जब सोडियम एल्कोक्साइड बन जाए उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं कि मैंने सोडियम एल्कोक्साइड को ले रखा है R सिंगल बॉन्ड ONA। अब मैं इसकी अभिक्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड से कराऊंगा। अब इसमें से एक फिर से प्रॉब्लम आ गई, सर जी RONA से तो फुर्सत पाए थे भी, ये R डैश X क्या हो गया, तो बेटा R डैश भी एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एल्किल ग्रुप को लिखने का तरीका, जितना कार्बन लिखा जाए हाइड्रोजन दोगुने से एक कैसा लिख दिया जाए, ज्यादा, एल्किल ग्रुप हो गया। और बेटा साथ में सिंगल बॉन्ड X, बेटा X रिप्रेजेंट करता है या तो क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को और फ्लोरीन। मतलब मैं X की जगह पर इनमें से किसी एक एलिमेंट को यूज कर सकता हूं। इन एलिमेंट्स को हैलोजन एलिमेंट कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन होगी, तरीका बिल्कुल आसान है बेटा। Na किससे रिएक्शन करेगा, X से। अगर Na X से अभिक्रिया करेगा, Na ने X से अभिक्रिया की, मैं लिखूंगा NaX। मैं तो सोचता हूं जो बच रहा उसको लिख डालते हैं, ROR डैश, ROR डैश। बेटा इसी को कहते हैं, ये क्या है, ईथर। लेकिन अभी ये तो जनरल रिएक्शन थी, एक सामान्य अभिक्रिया थी। इस रिएक्शन पर बेस्ड हम बहुत सारी अभिक्रियाओं को कर सकते हैं। इसीलिए या तो व्यक्ति क्या कर लेता है कि जनरल रिएक्शन तैयार कर लेता है, सामान्य अभिक्रिया तैयार कर लेता है, उसके बेसिस पर बहुत सारी रिएक्शन करता रहता है, और या उसको एक पर्टिकुलर रिएक्शन तैयार हो पाती है केवल। जनरल इसलिए भी जरूरी है कि आप जितनी चाहोगे उतनी रिएक्शंस इस फॉर्मूले की मदद से निपटा सकते हो, कर सकते हो। अब हम चलेंगे कि ये तो जनरल रिएक्शन हो गई। अब इसी रिएक्शन पर बेस्ड मैं कैसे कैसे रिएक्शन को सोल्व कर सकता हूं। तो सबसे पहले ये बेटा R सिंगल बॉन्ड OH क्या था, एल्कोहल। कोई भी एक एल्कोहल ले लेते हैं, याद है कोई एल्कोहल आपको, CH3OH। चलो मेथिल एल्कोहल का मैंने मेथिल एल्कोहल कर लिया, और सर जी ने R की जगह पर क्या ले रखा है, CH3। OH की जगह पे OH है। मैंने पहले भी बताया है R या R डैश की जगह पे कार्बन जितना रखना है, हाइड्रोजन दुगने से एक कैसा रखना है, ज्यादा। मैंने कार्बन एक लिया, हाइड्रोजन कितना रखा, दुगने से एक ज्यादा, 3 OH। फिर इसकी रिएक्शन का ऐसे कराई गई थी सोडियम से, तो मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा सोडियम से। और बेटा आपको याद है सोडियम ने रिएक्शन कैसे किया था, सबसे पहले हाफ H2O को क्या कर दिया था, अलग। तो मैं भी हाफ H2O को अलग करूंगा, हाफ H2 अलग हो गया। अभी मैं सोचता हूं बचा क्या है, R सिंगल बॉन्ड ONA। उस बेसिस पर अगर यहां देखा जाए तो R की जगह पर कौन सा है, CH3। रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा, CH3ONA। अब इसका नाम बोला था, कहता सर जी सोडियम एल्कोक्साइड। इसको पढ़ेंगे कैसे, सोडियम, कार्बन एक है मेथ, और साथ में ऑक्सीजन लगा है ऑक्साइड।
सोडियम, मेथ और उसके बाद ऑक्साइड। अगर मैं तीनों नामों को मिला देता हूं तो बेटा मैं इसका नाम यहां लिख रहा हूं, इसका नाम रहने वाला है सोडियम मेथॉक्साइड। अब देखो इसका नाम तकरीबन इस नाम से मिल रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड की जगह पर कार्बन एक था तो मेथॉक्साइड, कार्बन दो होता तो एथॉक्साइड। कार्बन के नंबर जितने ज्यादा बढ़ते जाते मैं उसकी रिएक्शन में नाम उतने ही आगे लगाते चला जाता। अभी एक चीज है, रिएक्शन यहां से कंप्लीट नहीं हुई है। बोल रहा था जो RONA का कंपोनेंट बनकर तैयार हुआ है, तो मेरे यहां RONA की जगह पे कौन बनकर तैयार हुआ है? CH3ONA। मैंने CH3ONA को यूज किया। अब बोलता है, कहता है इसके अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से करवानी है, फिर से R आ गया। अब R की जगह पे फिर से वही काम कर सकते हैं, जितना कार्बन लेंगे हाइड्रोजन उसके दुगने से एक ज्यादा। अगर आप कार्बन एक लेते हो तो CH3, और आपको लगता है सर नहीं कार्बन हम एक नहीं कार्बन दो लेना चाहते हो तो C2H5, कार्बन जितना हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा। फिर से अब ये काम ऐसा करा लेते हैं कि अभी इस जगह पे CH3 की रिएक्शन को ही देखते हैं। कहेगा C2H5, थोड़ी देर बाद देख लेंगे उसको C2H5 की रिएक्शन को। तो मैंने फिर से R डैश की जगह पे CH3 को यूज में ही लिया है, और साथ में कहता है X का मतलब है हम इनमें से किसी एक एलिमेंट को लेंगे। I को ले लेते हैं, आयोडीन जिसको कहते हैं, इसका नाम क्या है? मेथिल आयोडाइड। रिएक्शन का तरीका भैया वैसे ही जोड़ेंगे। X को किसके साथ जोड़ा था? Na के साथ। अगर मैं जोड़ूंगा तो Na हमारा फिर से एक बार X मतलब I के साथ जुड़ेगा। अगर NaI के साथ जुड़ेगा तो फर्स्ट कंपाउंड बनकर तैयार होगा NaI। अभी सोचने वाली बात है, ये मेथिल के बाद आयोडीन लगा था तो मेथिल आयोडाइड, सोडियम के साथ आयोडीन लगा हुआ है तो सोडियम आयोडाइड। मैं चेक करूंगा रिएक्शन में मेरे पास बचता क्या क्या है? CH3O CH3। अगर इसको लिखेंगे तो CH3O CH3। इसका नाम भी पढ़ेंगे, देखो कैसे, इसको मेथिल पढ़ते हैं, इसको मेथिल पढ़ते हैं, और ईथर का फॉर्मूला है या तो मेथिल मेथिल ईथर, एक बार इसके लिए मेथिल एक बार इसके लिए मेथिल ईथर, और या फिर क्योंकि मेथिल दो बार आया है दिस इज डाई मेथिल ईथर, तो आप डाई मेथिल ईथर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो जो हमें जनरल रिएक्शन दी गई उस पर बेस्ड मैंने अभी एक रिएक्शन लिखी है। अभी होता है क्या है कि एक रिएक्शन तो हमने लिख ली, अगर एक रिएक्शन लिख ली तो इसी पर बेस्ड हम दूसरी रिएक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा? इसके बी पार्ट में सेकंड रिएक्शन को लिखते हैं। चेक करते हैं, फिर से वही तरीका है। इस बार फिर से हमें R की एक नई वैल्यू रखनी है। अभी R की एक नई वैल्यू अब मैं चेंज करना चाहूंगा। अब मैंने R की जगह पे लिख रखा है C2H5 को, C2H5 साथ में OH, क्योंकि इसको लगभग सभी लोग जानते हो, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल भी इसके कहते हैं। अब इसकी अभिक्रिया हमें सबसे पहले कैसे करानी है? सोडियम से। तरीका सबसे पहले अगर देखा जाए लाइन का वही है, Na जाएगा, H को उसके स्थान से क्या कर देगा? हटा देगा, हाफ H2। ये गैस होगा तो गैस बन के हो जाएगा, मैं यहां लिखे देता हूं, हाइड्रोजन गैस है। ये रिएक्शन में जैसे ही आपने कंपोनेंट्स को डाला ये गैस बन के क्या हो गया? उड़ गया। अब बर्तन पर क्या बचा मैं चेक करूंगा, C2H5O और Na, C2H5O Na, बिल्कुल सोडियम मेथॉक्साइड की तरह नाम। सोडियम कार्बन दो है एथ, और लास्ट में ऑक्सीजन लगा है ऑक्साइड, पूरा नाम इसका हुआ सोडियम एथॉक्साइड। तो बेटा इसका नाम लिखेंगे नहीं, अपना ध्यान रखना, इसका लिखे देते हैं। लो सोडियम एथॉक्साइड। अभी आगे बात करते हैं क्या सोडियम एथॉक्साइड के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो गई, एक अभी स्टेप और बाकी है। सेकेंड स्टेप में सबसे पहले सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA प्लस, अभी आप देखोगे सेकेंड स्टेप पर आ रहे थे R-X लिखा था, इसका मतलब अब हमें R की वैल्यू को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। अब R की वैल्यू में से आप CH3 भी रख सकते थे और आप C2H5, ये तो आपकी मर्जी है, चाहे आप CH3 लिख लें यहां पर और चाहे C2H5 लिख लें। अगर मैं R- की जगह पर C2H5 को लिखता हूं तो C2, ये तो R- की जगह पर हो गया, और साथ में X में से कोई भी हैलोजन एलिमेंट आपको ले लेना है, F ले लेते हैं,
और बेटा F अगर लोगे तरीका सेम है, NaX के साथ रिएक्शन कर रहा था, उस हिसाब से Na किसके साथ रिएक्शन करेगा, F के साथ। अगर NaF के साथ रिएक्शन करता है, सबसे पहला कंपाउंड NaF, नाम क्या है, सोडियम फ्लोराइड। अभी आगे बात करेंगे C2H5O और C2H5, C2H5O C2H5, इसका नाम पढ़ेंगे, इसका नाम क्या रहेगा, एथाइल, एथाइल ईथर। और क्योंकि दो बार इथाइल आ गया, इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे, डाई इथाइल ईथर। तो अगर किसी भी प्रकार के ईथर को बनाकर तैयार करना है, आप आसानी से यूज कर सकते हो विलियमसन संश्लेषण विधि में। लेकिन विलियमसन संश्लेषण विधि में एक सबसे बड़ी चीज है, सोडियम एल्कोऑक्साइड को बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, एल्कोहल पर किसके विक्रिया करवाते हुए, सोडियम। वैसे रिएक्शन आप चाहते तो केवल सेकेंड स्टेप लिख लेते, रिएक्शन वो भी मान्य है। अगर आपको फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन नहीं आ रही, आप उसको छोड़कर सेकेंड स्टेप डायरेक्ट यूज कर सकते थे। लेकिन कभी कभी बात यहां पर भी आ जाती है कि ये सोडियम एथॉक्साइड आया कहां, क्योंकि सोडियम एथॉक्साइड प्रयोगशाला में तो मिलने वाला नहीं। तो बताते हैं कि सर जी सोडियम एथॉक्साइड को बनाया मैंने, या सोडियम एल्कोऑक्साइड को मैंने बनाया एल्कोहल पर किस धातु को डालकर, सोडियम की धातु को डालकर, उसको उस समय तैयार किया गया। जल्दी से इसको नोट करते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रोसीजर पढ़ते हैं कि ईथर का निर्माण कैसे हो सकता है। अच्छा बेटा नेक्स्ट चलते हैं, कहता है एल्किल हैलाइड पर सिल्वर के ऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा हमें ईथर का निर्माण करना है। अभी चलेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला RX, याद होगा अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम लोगों ने यहां R-X लिखा था, RX लिख सकते हैं उसी चीज को। R जो है वो एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है। एल्किल समूह को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, CnH2n+1। देखो कार्बन जितना है हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा है, और या फिर या तो फॉर्मूले से तैयार कर लेते हैं लोग, या फिर तो हमें पता है कार्बन जितना रखेंगे हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा रख देंगे, हो गया एल्किल ग्रुप। और ये बेटा X जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कौन से समूह को, हैलोजन एलिमेंट को। अब कहेगा हैलोजन एलिमेंट में लिखते तो X से हैं, इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं Cl को, Br को, I को और F को। अच्छा इनका नाम भी हैलोजन एलिमेंट क्यों पड़ा, हैलो का मतलब होता है वे क्षेत्र जहां पर जल की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जैसे समुद्र। और जन का मतलब होता है जनरेट होने वाले, बनने वाले, समुद्र की अधिक मात्रा में बनने वाले एलिमेंट। देखो समुद्र में बहुत ज्यादा मात्रा में एक पदार्थ पाया जाता है नमक, फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसका मतलब Cl उसमें आया, क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं, ज्यादा पानी की ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं, इसलिए हमने इन एलिमेंट्स का नाम रखा हैलोजन एलिमेंट। तो बेटा हमें पहले जनरल रिएक्शन सीख लेनी है और उसके ऊपर पर्टिकुलर रिएक्शन चाहे जितनी करनी चाहेंगे कर लेंगे। बेटा हमने सबसे पहले एक एल्किल हैलाइड ले रखा है। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था RX होता है, और हमें इस RX नाम के एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, जिसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करवानी है, सिल्वर के ऑक्साइड के साथ। अब सिल्वर के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है, जो X होगा वो Ag से रिएक्शन करेगा, 2X 2Ag से रिएक्शन करेंगे। बेटा सबसे पहला कंपाउंड 2AgX, मैं तो सोचता हूं बचता क्या क्या है, ROR। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, या फिर अगर आप चाहो तो इसको R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन रिएक्शन का तरीका फिर से, X के जो वैल्यू आएगी वो किसके साथ कंबाइन करेगी, सिल्वर के साथ, और सिल्वर के साथ कंबाइन करके AgX टाइप का कोई कंपाउंड बनाएगी। इसके बाद जो भी बचेगा वो ईथर होगा। ये बेटा जनरल रिएक्शन हो गई। अब इसी रिएक्शन पर बेस्ड हम कई रिएक्शंस के थ्रू डाइएथिल ईथर को या ईथर को बनाकर तैयार करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में चेक करता हूं कि कैसे रिएक्शन बनेगी। तो बेटा मैं एल्किल ग्रुप को चेंज कर रहा, मैंने एल्किल ग्रुप की जगह पर किसको रखा है, CH3। अब बात आती सर जी X की जगह पर Cl को इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पे भी CH3 सिंगल बॉन्ड सील। हाँ एक सोचने वाली बात है, अगर आपने पहला मॉलिक्यूल CH3Cl का लिया है
तो दूसरा मॉलिक्यूल भी CH3Cl का ही रहेगा। आप यहां Br नहीं कर सकते कि ब्रोमीन कर दिया, फिर दोनों को ब्रोमीन के साथ लेना था। अभी इनके नाम चेक करेंगे तो इसका नाम है मेथिल और क्लोरीन के का नाम हो गया क्लोराइड। अभी मुझे इसकी अभिक्रिया चांदी के चूर्ण सिल्वर पाउडर के साथ करवाना है, जिसका फॉर्मूला होता है सिल्वर ऑक्साइड। अब सिल्वर ऑक्साइड करेगा क्या, Cl रिएक्शन किससे क्या करेगा, Ag के साथ। अगर सिल्वर Ag के साथ रिएक्शन Cl Ag के साथ रिएक्शन कर लेगा 2Ag और 2Cl मिलकर बनाएगा 2Ag, इसको कहते क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अभी मैं सोचता हूं बचता क्या क्या है, CH3O CH3 CH3O CH3। अगर आप चाहते तो मैंने इस फॉर्म में लिख रखा है, आप चाहते इस फॉर्म में लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप 2 बार है। डाई मिथाइल ईथर। अभी चेक करेंगे कि अगर हम इस कंपोनेंट में एल्किल हैलाइड को चेंज करते, रिप्लेस करते, किसी दूसरे एल्किल हैलाइड को यूज में लाते, तो किसी दूसरे एल्किल हैलाइड को यूज कर लेते हैं। Br यूज कर लिया मैंने, C2H5 सिंगल बॉन्ड Br और रिएक्शन होगी Ag2O से। अगर रिएक्शन को कंप्लीट कराया जाए, फिर से तरीका वही है, ब्रोमीन रिएक्शन करेगा सिल्वर के साथ, 2Ag और 2Br मिलकर बनाएंगे 2Ag। जैसे इसका नाम था सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अभी आगे चलेंगे कि रिएक्शन में नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनता है, तो बेटा C2H5O C2H5 C2H5O C2H5। बेटा इसका नाम पढ़ेंगे क्योंकि इथाइल ग्रुप 2 बार है, डाई एथाइल ईथर। तो बेटा इस प्रकार से ये सेकेंड प्रोसीजर हो गया, जिसमें से हम एल्किल हैलाइड पर सिल्वर के ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाकर आसानी से किसी न किसी ईथर को निर्मित कर लेते हैं। बशर्ते ध्यान रखने वाली बात है, इस विधि द्वारा केवल सममित ईथरों का निर्माण हो सकता है। सममित ईथर सर जी क्या है, देखो ऑक्सीजन के इधर भी मेथिल, ऑक्सीजन के उधर भी मेथिल ग्रुप, तो केवल उन्हीं ईथरों का निर्माण हो सकता है जिनमें ऑक्सीजन के दोनों ओर लगा हुआ एल्किल ग्रुप आपस में कैसा होता है, समान। केवल सममित ईथर बनाया जा सकता है, असममित ईथर का निर्माण इस विधि द्वारा नहीं कर सकते। तो हम इस बात को यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इस विधि द्वारा केवल सममित ईथरों का निर्माण किया जा सकता है। लिखेंगे इस विधि द्वारा केवल सममित, या जिसको हम सरल कहते हैं, ईथरों को ही निर्मित किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। तो बेटा इसको नोट करेंगे, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर और जिससे हम लोग ईथर को बना सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले आगे चलते हैं कि हम लोग डाईएजोमेथेन से किस प्रकार से ईथर को निर्मित कर पाएंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं डाईएजोमेथेन है क्या। डाई दो को रिप्रेजेंट करता है, एजो का मतलब है नाइट्रोजन और मेथेन का मतलब है CH2। अभी बात आएगी सर जी CH2 मेथेन का फॉर्मूला तो CH4 होता है। ये आपने 2 H हटा दिए हैं और उनकी जगह पर 2 नाइट्रोजन क्या कर दिए हैं, लगा दिए हैं, नाम हो गया डाईएजो। कार्बन 1 है इसलिए मेथेन। अब डाईएजोमेथेन की अभिक्रिया अगर किसी भी एल्कोहल पे करा दी जाए, मैं लिखता हूं, अगर हम कोई भी एल्कोहल लेके आते हैं और उसकी अभिक्रिया डाईएजोमेथेन से करा देते हैं, बेटा बड़ा आसान है। डाईएजोमेथेन एल्कोहल से रिएक्शन करके सबसे पहले बनाता है ईथर और साथ में अलग करता है नाइट्रोजन गैस। इसको अगर रिएक्शन में लिखें, कैसे लिखें बेटा, जनरली अगर ईथर एल्कोहल के फॉर्मूले को देखा जाए R सिंगल बॉन्ड OH, ये एल्कोहल का सामान्य फॉर्म होता है।
डाईएजोमेथेन का फॉर्मूला CH2N2। तरीका समझना है भैया, इस रिएक्शन में क्या करना है। सबसे पहले कौन सी गैस अलग हो गई, N2। अभी ध्यान देने वाली बात है, बचा क्या मेरे पास, R सिंगल बॉन्ड O। ध्यान देना बेटा, R सिंगल बॉन्ड O बचा, यहां CH2 और एक H, CH3। ये बेटा जनरल रिएक्शन हो गई। अगर मैं देखता हूं ये जनरल फॉर्म हो गया। अब बेटा इस पर पर्टिकुलर रिएक्शन को चेक करते हैं। ये तो मेरे लिए जनरल रिएक्शन हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी यही। हम लोग जब भी कभी रिएक्शन को तैयार करते हैं, हम लोगों को ये रिएक्शन तैयार होती है। पर्टिकुलर रिएक्शन अपने मन से बना ली जाती है। कैसे, मैं बनाकर दिखाता हूं। मैं एल्किल ग्रुप है, वही कार्बन और हाइड्रोजन का दुगना वाला। अगर मैं यहां CH3 को ले लूं, R की जगह पे CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड OH। डाईएजोमेथेन का फॉर्मूला CH2N2। बेटा रिएक्शन करवाएंगे, तरीका सेम है। सबसे पहले किसको अलग करते हैं, N2 को। अभी चेक करते हैं मेरे पास बचा क्या क्या, CH3O, और ये CH2 किससे कंबाइन करेगा, H से। तो सबसे पहले CH3, फिर O, और फिर लास्ट में देखेंगे तो CH3। आप यहां बॉन्ड अगर नहीं भी बनाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखने वाला और समझने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि एक बॉन्ड CH3 से O के लिए कनेक्ट होगा और एक बॉन्ड O से फिर CH3 के लिए कनेक्ट होगा। अब उसको ये समझाने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती चाहे तो आप बॉन्ड लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाते तो भी ये बॉन्ड है, अवेलेबल है वहां पर, बस केवल शो नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया। नेक्स्ट रिएक्शन को चेक करते हैं। C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। मैंने मेथनॉल की जगह एथनॉल ले लिया, एल्कोहल ही है। अगर इस पर रिएक्शन करवाएंगे तो CH2N2। बेटा रिएक्शन का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, N2P की जगह पहुंच जाएगा। अभी चेक करेंगे बचता क्या क्या है, C2H5O, और बेटा फिर से CH3 लगाएंगे तो C2H5O। नाम चेक करेंगे इसका, डाईमेथिल ईथर। और अगर इसको चेक करेंगे तो इथाइल मिथाइल ईथर। अभी मैं क्या सोच रहा हूं, इससे सममित ईथर भी बना और इससे असममित ईथर भी बन सकता है। आप चाहें तो अल्कोहल की जगह पर C3H7OH को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर डाईएजोमेथिन, और आगे रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं। आप चाहें तो C3H7 की जगह C4H9OH को इस्तेमाल कर सकते हैं, C5H11OH को इस्तेमाल कर सकते हैं, C6H13OH को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं जो इस टाइप की रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी बेटा, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि इस विधि द्वारा हम सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथरों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा, यह विधि या इस विधि द्वारा, इस विधि से सममित तथा असममित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। आप दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। अभी एक और चेक करेंगे कि बेटा इस विधि से तो बना लिया हम लोगों ने ईथर। अभी चेक करेंगे निम्न ईथरों से उच्च ईथर का निर्माण कैसे होगा। इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। देखो निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण कैसे होगा। निम्न ईथर से उच्च ईथर तो तब बनेगा जब हमारे पास पहले कोई निम्न ईथर हो। तो बेटा मैंने एक निम्न ईथर ले रखा है जिसका नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3। अब कहे सर निम्न ईथर कैसे जानेंगे बेटा, इसमें अगर कार्बन 2 हैं तो जब हम इससे ईथर बनाएंगे, सोचो उस हिसाब से तो ये निम्न ईथर है। अगर हम इससे उच्च ईथर बनाएंगे उसमें कार्बन की संख्या 2 से कैसी होगी, ज्यादा, 3 होगी, और 3 से बनाएंगे तो 4 हो जाएगी जाके, लेकिन इससे तो ज्यादा ही होगी। रिएक्शन का तरीका बेटा देखो कि सबसे पहले चेक करते हैं कैसा है। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले करवाते हैं क्लोरीन से, और ये क्लोरीन की अभिक्रिया होनी है कहां, डार्क में, क्योंकि अगर क्लोरीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जाएगी
तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को भी पहचानते हैं। अगर ईथर पर अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह पर क्लोरीन लग जाएगा। लेकिन अगर आप डार्क में रिएक्शन करवाते हो, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में करवाते हो, एक एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर एक एक सीएल क्या होता रहेगा, अटैच होता रहेगा। मुझे पूरे सीएल नहीं हटाने, मुझे पूरे हाइड्रोजन नहीं हटाने, मुझे एक एक हाइड्रोजन को हटाना है। इसलिए हम रिएक्शन कहां करवाएंगे, डार्क में। डार्क में रिएक्शन का तरीका क्या है, ये एक HCl से रिएक्ट करेगा और बनाएगा HCl। बेटा बचेगा क्या क्या, मैं चेक करता हूं। यहां CH3, यहां सिंगल बॉन्ड के साथ O, CH2। आप चाहो तो सिंगल बॉन्ड ना बनाओ, आप चाहो तो सिंगल बॉन्ड बनाओ, ये आपकी मर्जी है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन करो, पहले तो मैं कंपोनेंट लिख लेता हूं, CH3O CH2Cl। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला मैं लिखता हूं, दिस इज RMgX। फिर कहोगे सर जी RMg को तो जानते हो मैग्नीशियम है, X क्या है, वही FClBrI हैलोजन एलिमेंट, और R कार्बन जितना हाइड्रोजन दुगने से एक मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला लिखता हूं। कैसे, R की जगह मैंने CH3 को इस्तेमाल किया, मैंने Mg की जगह पे Mg को इस्तेमाल किया और Cl को इस्तेमाल करोगे। बब्बा रिएक्शन का तरीका बिल्कुल आसान है। Cl रिएक्शन करेगा MgCl से, अगर MgCl और Cl मिल गया, पहला कंपाउंड बनाएगा Mg। मैं तो सोचता हूं बचता कौन कौन है मेरे पास, CH3O CH3O, थोड़ी सी जगह कम है लेकिन लिखेंगे इसको। O के बाद CH2 और CH2 के बाद CH3, O के बाद CH2 और उसके बाद CH3। इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट जोड़ के CH3। बेटा CH2 और CH3 जुड़ेगा, C2 और H कितना हो गया 5, इथाइल मिथाइल ईथर का निर्माण हुआ। अभी सोचने वाली बात है, एक और काम कर लेते हैं। अगर ऐसी ही रिएक्शन मुझे दूसरी लिखनी होती, हम करते क्या इसको, जैसे मैं अब यहां से ईथर को चेंज करता हूं, कोई दूसरा ईथर यूज करेंगे। ध्यान रखना है बेटा इस चीज को, हमने यूज किया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अब इससे मुझे उच्च ईथर का निर्माण करना है। उच्च ईथर का मतलब कार्बन 2 और 1 कितने हैं, 3 से तो अपनी स्टार्टिंग हुई है, तो इसका मतलब ये 3 से ज्यादा पर खत्म होना चाहिए। सबसे पहले बेटा इस पर रिएक्शन किसकी कराई जाए, क्लोरीन की, और वो भी किसकी उपस्थिति में, डार्क। तो क्लोरीन का फॉर्मूला C2H5 लिखा है बेटा। ये सबसे पहले कहते हो क्लोरीन की रिएक्शन और कहां होनी है, HCl को लेके अलग होगा, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ी है, C2H5। इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। HCl से रिएक्शन करेगा, बनाएगा H। वैसे तो HCl हमको सामने लिखना था, लेकिन हम भी क्या देखते हैं कि मेरे पास उतनी जगह तो है नहीं अभी आगे लिखने की, तो हम उस HCl को नीचे लिखते हैं काहे के साइन के साथ, माइनस। मतलब कहने का है जिसमें H और Cl बना है उसको मैंने अलग कर लिया, यहां से माइनस का मतलब है अलग निकाल के रख लिया। बेटा बचता क्या क्या है, CH3O C2H4Cl, क्या बचता है, CH3O C2H4Cl। अब इस कंपाउंड को लाएंगे, CH3O C2H4Cl। बेटा इसकी से अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होनी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, फिर से यह इस्तेमाल कर लेते हैं, CH3MgCl। बेटा रिएक्शन में स्टार्ट करोगे ऐसा, रिएक्शन में क्या बनेगा, सबसे पहले फिर से MgCl और Cl मिलकर तैयार करेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी आगे चेक करते हैं, CH3O। अभी इसको और इसको डायरेक्ट पूरा जोड़ के लिख देंगे,
चाहो तो अलग अलग भी लिखो, अगली बार जोड़ लेना, लेकिन डायरेक्ट जोड़ते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, बेटा जोड़ेंगे C3 और H7, C3H7, नाम इसका पढ़ेंगे भैया मिथाइल प्रोपाइल, कार्बन 3 है, प्रोप कहते हैं प्रोपाइल। अभी चेक करेंगे, मिथाइल की स्पेलिंग M से स्टार्ट है, प्रोपाइल की स्पेलिंग P से स्टार्ट है, अल्फाबेट में क्या आता है MNOP, M पहले आ गया, नाम है मिथाइल, फिर प्रोपाइल, और बेटा फॉर्मूला तो ईथर का था। तो बेटा ये इतनी विधियां हैं जिनसे हम ईथर को बना सकते हैं। अब चेक करते हैं कि अगर इन विधियों द्वारा ईथर बनाया गया तो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, भौतिक गुण क्या होते हैं, देखने में कैसा होता है, सूंघने में कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, जहरीला होता है कि नहीं होता, इस चीज को चेक करेंगे भौतिक गुण में। इनको नोट करते हैं, पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ईथर की। तो बेटा अगला आता है, कहता है ईथरों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। बेटा ईथरों में अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करता हूं, पहली चीज ईथर जो होते हैं ये द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब बात आती है सर जी ये कैसी चीज है कि द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अपने यहाँ सर्दियों का टेम्परेचर रहता है 35 डिग्री सेल्सियस से कम। अभी सोचने वाले हैं डाई एथिल ईथर का क्वथनांक होता है 35.5 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कैसा रहा, कम, ईथर द्रव अवस्था में। और गर्मियों में टेम्परेचर क्या हुआ, 35 डिग्री सेल्सियस के अबाउट हो गया टेम्परेचर, या इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ईथर गैस अवस्था में हो गया। अभी हम क्या इसको कौन सी अवस्था बताया, तो हम ये लिखेंगे, वैसे तो ईथर सामान्य तौर पे कमरे के ताप पर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहते हैं, लेकिन अधिक ताप पर ये कैसी अवस्था पर आ जाते हैं, गैस अवस्था भी प्राप्त होते हैं। गर्मियों का मौसम हुआ, टेम्परेचर 35.5 से जैसे ही ऊपर हुआ, अब ईथर हमें गैस अवस्था में मिलने लगा। अभी बात होगी पहले तो द्रव अवस्था में था, तो ये क्वथनांक क्योंकि इसका बहुत कम है, तो मैं सबसे पहला नंबर अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखता हूं तो लिखते हैं ईथर (25 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, परंतु उच्च ताप पर गैसीय अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। गैसीय अवस्था ग्रहण करने का मतलब गैस के रूप में बदल जाते हैं, गैसीय अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। ये तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ईथरों के लिए। मैं ईथर के लिए एक और बात लिखूंगा कि ये अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। ये अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। कभी कभी बात आती है सर जी ये कब तक जलते रहते हैं, तो बेटा जलने का भी इनका प्रॉपर्टी है, ये तब तक जलते रहते हैं जब तक कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 और H2O को ना तैयार कर दें। आपने ईथर को जलाया, वो जलना स्टार्ट हुआ, कब तक जलेगा, जब तक वो लास्ट में अपने ईथर को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जल वाष्प के रूप में न बदल दे, अभी तब तक ये जलता रहेगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर बनी, भैया ईथर ने जलना क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों, वो जल चुके हैं उस समय। तो ईथर जलता रहता है, अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों में से एक है, लेकिन कब तक जलता है, जब तक वो प्रोडक्ट के फॉर्म में या तो CO2 और जल को नहीं बना लेता। अभी एक और बात आती है ईथरों के ही संबंध में, ईथर वाष्पशील होते हैं। ईथर वाष्पशील, ईथर वाष्पशील ऐसे होते हैं कि बेटा हमारे यहां बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जिनको हम गर्म करते हैं लेकिन ये भाप नहीं बनाते, वाष्प नहीं बनाते। जो केमिकल कंपाउंड वेपर को नहीं बना पाते हैं हम कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील का मतलब इनको मैंने गर्म किया लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार की वेपर बनाकर तैयार नहीं की, और क्योंकि वेपर बनाकर तैयार नहीं किया, वेपर के फेस में चेंज ही नहीं हुए, हमने ऐसे पदार्थों का नाम रख दिया अवाष्पशील पदार्थ। लेकिन अगर कोई भी पदार्थ
गर्म करने पर वेपर फेस में जाता है, वाष्प की अवस्था में आता है, हम कहते हैं ये वाष्पशील है। ईथर वाष्पशील होता है। कभी कभी छोटे बच्चों के लिए जो नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं, उनमें से कुछ चीजें उबलती हुई दिखाई जाती हैं, केमिकली और रंगीन धुआं वगैरह दिखाया जाता है, वो हाँ केमिकल लैब थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, वो ईथर से बनाया जाता है। हालांकि ईथर में एक और खराबी है, ये बेहोश कर देता है, इसलिए इसकी ज्यादा अमाउंट को दिखाना सही नहीं है। तो एक बात इसमें भी लिखते हैं, इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। तो अगर ईथर को सूंघते हैं तो बेहोशी ऐसे आने लगती है। एक और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ईथर जल में घुलनशील नहीं है। अगर आपके पास कोई ईथर है, आप सोचते हैं कि इसको मैं जल में घोल दूंगा, ये जल में घुलने वाला नहीं है, तो हम इस बात को भी लिखेंगे, ईथर जल में अघुलनशील होते हैं। अब कभी कभी करता क्या है कि ईथर जल में क्यों नहीं घुलता है, इसका रीजन पूछ लेता है। आखिर क्या कारण रहा कि ईथर जल में नहीं घुल रहा है। अगर मैं चेक करता हूं, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है C2H6O। आज C2H6O को अगर अरेंज करके मैं एक केमिकल कंपाउंड बनाऊं C2H5OH, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन 1, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैंने बनाया है। और इसी C2H6 से मैंने एक और केमिकल कंपाउंड बनाया है CH3OCH3। ये एल्कोहल है, ये ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। लेकिन अभी बात आती है कि ये वाला जल में घुल सकता है, लेकिन ये कंपाउंड जल में घुल नहीं सकता। तो ईथर में क्या ऐसी कमी रह गई जो नहीं घुला? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको स्ट्रक्चर में लिख के दिखाऊं। अभी डिफरेंस समझ में आने लगेगा अगर मैं अल्कोहल के भी फॉर्मूले को लिखूं। अल्कोहल का फॉर्मूला ओ डायरेक्ट किससे कनेक्ट है? H से, क्योंकि O डायरेक्ट H से कनेक्ट है। ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और जल में घुलेगा, क्योंकि इसमें O H से कनेक्ट ही नहीं है, क्योंकि O H से नहीं कनेक्ट है। ये वाला ऑक्सीजन जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ईथर हमारा जल में घुलनशील नहीं है। तो मैं इसको लिखूंगा, अगर कहता है ईथर जल में अघुलनशील है, पूछता है क्यों, तो बताओगे जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो मैं क्या बताऊंगा, H2O के अणु के साथ कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए मैं कहता हूं कि इसका जो जल में घुलनशीलता होती है बिल्कुल ना के बराबर या अघुलनशील होता है। मैं 6 नंबर को अगर चेक करूं तो ईथरों में अगर मैं देखूं तो ईथरों का घनत्व जल से कम होता है। अब इसको कैसे पहचान सकते हैं जल से कम होता है? ईथर और जल को एक ही बर्तन पे भर दो, ईथर ऊपर तैरता रहेगा जल की सतह के। अब क्योंकि ईथर जल की सतह के ऊपर तैर रहा है, मैं समझ गया ईथर का घनत्व कम है और जल का घनत्व कैसा है? ज्यादा, इसीलिए जल नीचे है, ईथर ऊपर है। तो बेटा इतनी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको तैयार रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट कि ईथर जल में घुलनशील क्यों नहीं है? तो बताओगे क्योंकि ईथर का जो मॉलिक्यूल होता है वो जल के अणु के साथ कौन सा बॉन्ड नहीं बना पाता? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ये जल में अघुलनशील है। तो बेटा इसकी रासायनिक प्रॉपर्टी या रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं अब कल।